इनका काल और स्थान क्या था उस पर विचार करें तो एक विदेशी विद्वान हुए व्यूलर। तो व्यूलर ने इनके समय पर काम किया, इनके टाइम क्या है, इनका टाइम पीरियड क्या है, उस पर उसने कुछ विचार किया है। तो वो बताते हैं, उन्होंने आधार ग्रंथ जो है वो राजशेखर सूरी ने जो एक ग्रंथ लिखा प्रबंध कोश का आधार बनाकर उन्होंने इसका टाइम जो है, श्रीहर्ष का समय जो है वो निर्धारित करने का प्रयास किया। राजशेखर अपने ग्रंथ प्रबंध कोश में सूचना देते हैं कि श्रीहर्ष जो है वो कान्यकुब्ज के राजा जयंत चंद्र के आश्रय में रहते थे। अब जयंत चंद्र और कुमारपाल भी हुए ना एक, ये दोनों जो हैं वो समकालीन थे। तो इस पर व्यूलर जो है वो अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि नैषधीय चरित की रचना जो है वो 2263 से लेकर 2274 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने अपने अनुसार जो वर्णन किया है। श्रीहर्ष के मूल निवास के विषय में कई तरह के मत हमारे सामने आते हैं। कुछ मानते हैं कि ये कान्यकुब्जेश्वर जो जयंत चंद्र थे उसकी सभा में थे, इसलिए कान्यकुब्ज के रहने वाले थे। एक तो मत ये आ जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनकी एक प्रशस्ति है और नवसहसांग चरित, इन दो के आधार पर कुछ लोग मानते हैं कि ये बंग देश के थे। बंग अर्थात बंगाल के थे। उनका मानना है कि इन्होंने कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त किए हैं जो बंगाल से मेल खाते हैं। बंगाल के शब्द कुछ अलग टोन के होते हैं, आप सब जानते हैं ना, तो इसलिए कुछ उन्होंने बंग देशीय भी सिद्ध किया है। तीसरा पक्ष भी है। तीसरा पक्ष क्या, जो मामा वाली बात सुने। अब देखो, सामान्य रूप से मामा जी के घर बहुत दूर नहीं होंगे। अगर मम्मट का परिवार मामा का परिवार है, मम्मट तो कश्मीर के थे, ये तो सिद्ध है। तो कान्यकुब्ज में रहने वाले व्यक्ति के मामा कश्मीर में नहीं हो सकते। सामान्य रूप से हो भी सकते हैं लेकिन नहीं होंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि जहां मामा जी रहते थे वहीं कश्मीर के रहने वाले ये श्रीहर्ष थे, लेकिन निष्कर्ष पर कोई पहुंच नहीं पाया। तो ऐसे श्रीहर्ष का जीवन है, जिनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में तो हमें पता लगता है कि मामल्ल देवी और श्रीहिर के पुत्र थे, लेकिन स्थान के विषय में थोड़ा संशय है। तो इनकी रचना है नैषधीय चरितम। ये नैषधीय चरित जो है वो इनकी एकमात्र महाकाव्य रचना है। क्या है? एकमात्र महाकाव्य रचना। और इसमें नल और दमयंती के परस्पर स्नेह की, प्रणय की, परिणय की कथा है। इसमें नायक नायिका कौन है? नल और दमयंती, जिसका स्रोत कहां से लिया है इन्होंने? महाभारत के वन पर्व से। ये कथा मूल रूप से कहां आती है? महाभारत के वन पर्व में। किंतु पूरा आख्यान यहां आया नहीं है। जो स्टोरी महाभारत में है वो नैषधीय चरित में नहीं आई है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था कि विवाह के बाद नल और दमयंती को कली के कारण संकट झेलने पड़ते थे महाभारत की कथा में। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी वर्णित नहीं है। इस काव्य में छोटे से कथानक को, छोटी सी स्टोरी को लंबा बनाकर प्रस्तुत किया है। अल्प कथानक को लंबे लंबे सर्गों में फैलाया गया है। 22 सर्ग हैं इसमें। कितने? 22। तो इससे पता लगता है कि कवि ने अपनी कल्पना शक्ति और तर्क प्रवणता का प्रयोग किया है। इसमें छोटे सर्ग तो 2 ही हैं, ठीक है, एक 13वां सर्ग और एक 19वां सर्ग, और शेष में तो 150, 200 ऐसी संख्या में श्लोक हमें देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं 200 से अधिक भी है। इतना अधिक, या आप देखिए ना, 22 सर्ग, उनमें से केवल 2 छोटे, और 2 छोटों में भी कितने हैं? एक में 67, एक में 56। ये भी कम नहीं है। और बाकियों में तो 100 से अधिक, 200 की रेंज में है। इसलिए इसको बृहत्त्रयी में गिना गया। बड़ा एक ग्रंथ है। इसमें मुख्य रस जो है नैषधीय चरित में वो कौन है? श्रृंगार। क्योंकि प्रेमी प्रेमिका की कथा है तो श्रृंगार है। और श्रृंगार भंगया, श्रृंगारामृत शीतगु, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। रीति की बात करें तो इन्होंने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है अपने इस ग्रंथ में। ये जो महाकाव्य है वो पूरा अलंकारमय है। श्लेष का विशेष रूप से प्रयोग किया है। कई अलंकार हैं लेकिन श्लेष का अधिक प्रयोग किया है। एक पंक्ति हमें सुनने को मिलती है, नैषधम विद्वदौषधम। क्या बोला? नैषधम विद्वदौषधम।
नैषध जो है वो विद्वानों की दवाई है। विद्वान अगर नैषध जैसे ग्रंथ नहीं मिलेंगे तो विद्वान जो है वो समाप्त हो जाएंगे। अर्थात इस ग्रंथ को विद्वान लोग ही पढ़ सकते हैं, सामान्य आदमी नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि इसके कर्ता जो हैं वो अनेक शास्त्रों के प्रखर विद्वान थे। ऐसा इनका दूसरा ग्रंथ जो है खंडन खंड खाद्य, वो वेदांत के, अद्वैत वेदांत के क्लिष्टतम ग्रंथों में एक माना जाता है। मतलब कठिन से कठिन ग्रंथ हो सकता है वो वेदांत का ग्रंथ होगा खंडन खंड खाद्य। तो इस तरह से एक इनका वेदांत का ग्रंथ आ गया और एक महाकाव्य नैषधीय चरित आ गया। ठीक है, तो इन्होंने कई प्रकार के छंदों का भी प्रयोग किया है। इनकी कुछ सूक्तियां हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति है, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। अपने जीवन में इस बात को ढाल जी, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए हमें। मितम च सारम, संक्षिप्त और सार रूप, छोटा बोलना और एक कंक्लूजन जैसा बोलना, ज्यादा नहीं बकना, बक नहीं करनी है। तो एक तो संक्षिप्त और एक सार गर्भित बात जो की जाती है वही वाणी की वाग्मिता है, वाणी की चतुराई है। क्लेवर आदमी वही माना जाएगा जो कम बोलता है और जो सार को बोलता है। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। बोलिए, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। ठीक है जी। एक और सुंदर सूक्ति यहां हमें प्राप्त होती है, चकास्ति योग्येन ही योग्य संगमः। चकास्ति योग्येन ही योग्य संगमः। योग्य के साथ योग्य का संगम अच्छा लगता है। अच्छे आदमी के साथ अच्छे आदमी का संगम अच्छा लगता है। ऐसा ना हो एक अच्छा हो और एक दुष्ट हो। इस पढ़ के मुझे एक और सूक्ति याद आई, सताम सद्भि संगः कथमपि पुण्येन भवति उत्तरामचरितम्। सज्जनों का सज्जनों से संगम बड़े पुण्य से होता है। वैसे ही ये कह रहा है कि योग्य का योग्य से संगम, अच्छे आदमी का अच्छे से संगम जो है वो चमकता है। अगर आपने अपने दुष्ट मित्र बना लिए तो आप नहीं चमकोगे, आपकी चमक जो थोड़ी बहुत होगी वो भी समाप्त होगी। दोनों की चमक मिलेगी। तो चकास्ति योग्येन ही योग्य संगमः। आगे बोला है, ब्रुवते ही फलेन साधवो न तु कंठेन निजोपयोगिता। बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी पंक्ति है। सज्जन लोग जो हैं अपनी बढ़ाई, अपना नाम जो है अपने कंठ से नहीं करते, अपने कंठ से अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं, वो अपने कार्यों के सुपरिणाम से प्रकट करते हैं। उनका रिजल्ट दिखाता है, ये मैंने किया है। वो बोलने की आवश्यकता नहीं, कार्य बोलता है कि इन्होंने किया। तो इसलिए सज्जन लोग जो है अपने कंठ से अपना नाम, अपना बढ़ाई नहीं करते हैं। एक और पंक्ति बड़ी अच्छी है, जनान ने कह कर्मर्पिष्यति। लोगों के मुंह को कौन बंद कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक और पंक्ति है, सुज्ञम प्रीतिंगित भावमेव वाचः। ये आपको अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। सुज्ञम, अच्छे प्रकार से जो जानने वाला है, जिसको समझदार बोलते हैं। प्रति इंगित, समझदार के प्रति जो इंगित किया गया है, इशारा किया गया है, वही वाक्य होता है। अर्थात समझदार को केवल इशारा किया जाता है, ये होना चाहिए। अगर बार बार समझाना पड़े तो वो समझदार नहीं है। एक बार बोल दिए कि ऐसा करना है, इस सामान को यहीं प्रयोग करना है, ये समझदार को क्या है? इशारा है। फिर सामान का प्रयोग कहीं बाहर हो रहा है तो वो समझदार नहीं है। क्या है? वो ना समझ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सूज्ञ को के प्रति जो इंगित किया जाता है, इशारा किया जाता है, वही उसके लिए वाक्य है, आदेश है। ठीक है। अंतिम एक सूक्ति है कि एकांबु बिंदु वयमंबुराशे पूर्णस्य कह शंसति शोष दोषम। बड़े से समुद्र में यदि एक बूंद खर्च भी हो जाए तो उसमें सूखने का दोष कहाँ लगता है? हम सोचते हैं हम इसको बताएंगे तो हमारा ज्ञान नाश हो जाएगा। हम तो समुद्र हैं, हमसे कुछ बूंद अगर किसी को मिल गई तो नाश नहीं होगा। तो इसलिए दोष का नाश नहीं होता है। ऐसा मैंने आपको
सरल भाव में और संक्षिप्त भाव में, यद्यपि बहुत प्रौढ़ ग्रंथ है, इनके विषय में 20 मिनट में 15 मिनट में कहना मुश्किल है, फिर भी मैंने आपके सम्मुख ये श्री हर्ष की कृति नैषधीय चरितम और खंडन खंड काव्य के विषय में कुछ किंचित आपको संकेत इंगित किया है। और कहते हैं कि समझदार को केवल इंगित इशारा ही पर्याप्त होता है, आप उस इंगित इशारे को समझेंगे, ऐसी मेरी आशा है। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आज की कक्षा में आपको सब कुछ समझ आया होगा।